इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 8 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पोलावरम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पोलावरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which folk dance form from India has been declared as intangible cultural heritage by UNESCO? भारत के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गरबा। आपको जानना चाहिए गुजरात का जो फोक डांस फॉर्म है गरबा, इसे यूनेस्को द्वारा रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और ये फैसला लिया गया है हाल ही में बोत्सवाना के कासान में हुए 18th मीटिंग ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के तहत। अभी याद रखिएगा, ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब हाईलाइट यही रहा कि जो है गुजरात का जो गरबा है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया, पर ये मीटिंग कहाँ हुई ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बोत्सवाना में हुई है। आपको जानना चाहिए इस तरह से जो गुजरात का ये गरबा है ये 15th इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एलिमेंट बन गया है भारत से, जो इस लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके अलावा भारत की ओर से रामलीला, वैदिक चैंट्स, कुंभ मेला, दुर्गा मेला और भी इसमें शामिल हैं। गरबा आप सभी जानते हैं एक रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस है जो कि नवरात्रि फेस्टिवल के ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता है एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ द फेमिनिन एनर्जी और शक्ति। विच पार्टी वॉन द मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स इन मिजोरम? मिजोरम में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जोरम पीपल्स मूवमेंट। आपको जानना चाहिए कि एक पार्टी है जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM और इसका नेतृत्व करते हैं फॉर्मर IPS ऑफिसर लाल दुहुमा। तो इनकी जो पार्टी है इन्होंने मिजोरम में मेजोरिटी हासिल की है, वरना जो मिजोरम में सरकार रहती है वो मिजोरम नेशनल फ्रंट की थी जो कि बीजेपी का एलाय है, तो उनसे पावर छीन ली है इन्होंने, मतलब गुड सेंस में बात कर रहे हैं। और बाकी आपको जानना चाहिए मिजोरम एक क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है। तो जो ये जोरम पीपल्स मूवमेंट है ZPM, इसने 27 सीट्स जीती हैं जो कि मेजोरिटी से 6 ज़्यादा है। मिजोरम असेंबली में 40 सीट्स हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो ये लाल दुहुमा है इनकी असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो है ये है सरचिप, और अब ये 6th चीफ मिनिस्टर होंगे मिजोरम के। लाल दुहुमा की अगर हम बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी, इनके सिक्योरिटी इंचार्ज रहे 1982 में।
उसके बाद फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने लोकसभा में मिजोरम से 1984 में, कांग्रेस की सीट पर ही, पर इन्होंने जो है फिर कांग्रेस को छोड़ दिया था बीच में, ठीक है, और कांग्रेस से ही इलेक्ट होकर गए थे पर कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो इसलिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और ये फर्स्ट एमपी बने थे जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जिन पर जो है इस तरह का एक्शन लिया गया था। साथ ही 2020 में ये फर्स्ट एमएलए भी बने मिजोरम में जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण। तो पहले एमपी भी यही हैं और मिजोरम के पहले एमएलए ये हैं जिन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया है, पर अब ये सीएम बन रहे हैं। हु इज़ द न्यू सीएम ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ए रेवांत रेड्डी। आपको जानना चाहिए ए रेवांत रेड्डी यानी कि अनुमुला रेवांत रेड्डी ये दूसरे चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना के। आपको बता दें ये कोरंगल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। तेलंगाना आप सभी जानते हैं 2014 में बना था, ठीक है। उसके बाद से जो है जो बीआरएस के चीफ हैं केसीआर वही यहाँ के सीएम थे। आपको बता दें 2023 तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में इन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया और जो भारत राष्ट्र समिति है उसको हराया। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस तेलंगाना में 30 नवंबर 2023 को हुए। तेलंगाना में 119 मेंबर्स की असेंबली है, ठीक है, और ये तीसरा टर्म है इस असेंबली का। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस ने 64 सीट्स जीती हैं। Who has been appointed as the Youth Voter Awareness Ambassador for the Union Territory of Jammu and Kashmir? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सुरेश रैना। देखिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पांडुरंग के पॉल, इन्होंने अनाउंस किया है कि फॉर्मर क्रिकेटर सुरेश रैना को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में यूथ वोटर अवेयरनेस अम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। एक और न्यूज़ हम देखेंगे इसी तरह की। स्मृति मंदाना जो कि वाइस कैप्टन है इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो कैंपेन है करो बड़े सपने की तैयारी, इसका। विच कंपनी इज पार्टनरिंग विद ब्रुकफील्ड टू सेट अप 45 मेगावाट सोलर एनर्जी पार्क इन राजस्थान? राजस्थान में 45 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनी ब्रुकफील्ड के साथ साझेदारी कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। देखिए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है HUL, ये 45 मेगावाट सोलर एनर्जी पार्क सेटअप करेगा राजस्थान में ब्रुकफील्ड के साथ पार्टनरशिप में। और आप सभी जानते हैं कि भारत ने कमिटमेंट की हुई है COP26 के दौरान कि हम 2030 तक 5 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी प्राप्त कर लेंगे। तो इसी लक्ष्य की ओर ये कदम बढ़ा रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आपको बता दें इसका जो हेडक्वार्टर्स है HUL का मुंबई में है और ये ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सब्सिडरी है। रोहित जावा इसके CEO हैं। हाउ मच इज़ द पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड ऑन एयर इंडिया बाय DGCA? DGCA द्वारा एयर इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 10 लाख रुपीज़। देखिए एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, इसने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एयर इंडिया पर, क्योंकि जैसे पैसेंजर्स की फ़्लाइट डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, या फिर जो सीट बुक की है वो नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो उसका जो है कंपनसेशन देना पड़ता है एयरलाइन को। तो वो कंपनसेशन इन्होंने डिले किया है या फिर नहीं दिया है। अगर हम DGCA की बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि भारत में सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। और एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और विक्रम देवदत्त ये DGCA चीफ हैं। इसी साल जनवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी। In November, what was the value of the seasonally adjusted S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)? नवंबर में S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यू क्या थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 56। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बी लिखा गया है, आंसर ऑप्शन सी है 56। देखिए इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये नवंबर के महीने में तेज़ी देखने के लिए इसमें मिली है, क्योंकि अक्टूबर में जो है 8 महीने के निम्न स्तर पर ये पहुँच गई थी।
आपको जानना चाहिए जो S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये 56 हो गया है नवंबर में, और अक्टूबर में ये 55.5 था 8 महीने के निचले स्तर पर। आपको बता दें इसमें यदि 50 या इससे ज़्यादा का स्कोर होता है तो उसका मतलब एक्सपेंशन, 50 या उससे नीचे का स्कोर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस डिड मोर देन 20 कंट्रीज लॉन्च द डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी? किस सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक देशों ने ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा जारी की? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। आपको जानना चाहिए जो 28th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ UNFCCC हाल ही में संपन्न हुई दुबई UAE में, तो वहाँ पर वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हुई है। उसी के दौरान 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी को लॉन्च किया है। तो अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 22 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं जिनका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। इन्होंने एक प्लेज की है कि हम जो ग्लोबल न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2050 तक उसको ट्रिपल कर देंगे। हालांकि भारत इस न्यूक्लियर एनर्जी कमिटमेंट का हिस्सा नहीं है। आप सभी जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अब तक लगभग 370 गीगावाट ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 31 कंट्रीज़ में इंस्टॉल्ड है, यानी कि वर्ल्ड का टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 10% प्रोवाइड करा है न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया में करंटली 6780 मेगावाट की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है और भारत 8 नए रिएक्टर भी बना रहा है। आपको जानना चाहिए UAE फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर पावर मतलब प्रोड्यूस करता है, और जो टोटल इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है 2020 में ये 375 गीगावाट रही है पूरे वर्ल्ड में, और 458 गीगावाट 2030 में हो जाएगी, 529 गीगावाट 2040 में और 661 गीगावाट 2050 में हो जाएगी। चाइना एंड US मेकअप ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल टोटल बाय देन। India will provide $250 million line of credit to which country for agriculture modernization? भारत कृषि आधुनिकीकरण के लिए किस देश को $250 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, केन्या। आपको जानना चाहिए कि भारत ने ऐलान किया है कि हम $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट केन्या को दे रहे हैं ताकि केन्या में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम समोई रूटो, इन्होंने एक पैक्ट भी साइन किया है। ये केन्या के प्रेसिडेंट हैं, ये भारत के दौरे पर रहे। दोनों ही साइड्स ने 5 पैक्ट्स और भी साइन किए हैं जो कि स्पोर्ट्स, एजुकेशन, डिजिटल सॉल्यूशन इससे संबंधित है। केन्या की बात करते हैं, कैपिटल नैरोबी है, करेंसी है केनियन शिलिंग। हु रिलीज्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वेंकैया नायडू। आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू एंड G20 चेयरपा ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर CEO नीति आयोग अमिताभ कांत, ये पंत गलती से लिखा गया, अमिताभ कांत, इन्होंने हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को रिलीज़ किया है। आपको बता दें जो ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 है, इसे तैयार किया गया IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटका लिमिटेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी IDFC फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा, जो ये IDCK है, ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटका, इसकी स्थापना साल 2000 में हुई थी। जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, IDFC फाउंडेशन एंड HDFC के बीच में। तो मैं आपको इस रिपोर्ट में जानने के लिए इतना ही है। इस रिपोर्ट में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था या फिर ऐसा कोई फैक्ट नहीं था जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा बस। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ $175 मिलियन लोन टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $175 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने $175 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ रोड्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है और 68 मेंबर्स हैं इसमें। करंट ADB प्रेसिडेंट हैं
मात्सुगो असाकावा। आपको बता दें यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का स्टेटस इसको प्राप्त है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के जो है शेयर इसमें सबसे ज़्यादा हैं 15.57%। दूसरे नंबर पर फिर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। 2023 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी 2023 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित हुई? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एक्रा, घाना। देखिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, इन्होंने 2023 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि एक्रा, घाना में हुई है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये एक बायनियल मीटिंग है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। और जिन भी कंट्रीज़ जो भी कंट्रीज़ अपने ट्रूप्स भेजते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के लिए, तो वो सभी यहाँ पर जो है आते हैं और डिस्कशन करते हैं। आपको जानना चाहिए कि 120 कंट्रीज़ के 74,892 पर्सनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस में शामिल हैं दुनिया भर में, और सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर भारत है, फिर नेपाल है, फिर रवांडा, फिर पाकिस्तान। By what percentage did India reduce its GDP emission intensity between 2005 and 2019? 2005 और 2019 के बीच भारत ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 33%। जानिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसे यूनाइटेड नेशन में सबमिट करेगा, और रिपोर्ट का नाम है द थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि 2005 से 2019 के बीच में भारत ने अपना जो जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी है इसको 33% तक कम किया है, और 11 साल पहले ही ये भारत ने अपना जो टारगेट है इसको अचीव कर लिया है। और यही बताया कि भारत ने जो है एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 1.97 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इस पीरियड में क्रिएट किया है। इंडिया की जीडीपी जो है वो उसकी जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रही वो 7% की रही है, लेकिन जो इसका एमिशन है वो केवल 4% जो है बढ़ा है इस पीरियड में। लेकिन जो कंट्री का टोटल एमिशन है ये 4.56% बढ़ा है अगर हम 2016 से कंपेयर करें। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज ऑफ जीडीपी। हर यूनिट जीडीपी बढ़ने के साथ कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है उसको बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, एक ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर NDC आप सभी ने नाम सुना होगा। हर एक कंट्री के अपने नेशनल एक्शन प्लान्स हैं ये, कि आप किस तरह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसको आप 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो उसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDC टारगेट्स। आपको जानना चाहिए जो एनर्जी सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शेयर है इसका, अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस की बात करें, यानी कि ह्यूमन संबंधित एमिशन जो होता है ह्यूमन द्वारा, उसकी बात करें, उसमें एनर्जी सेक्टर टॉप पर है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज़ है, फिर वेस्ट है। इंडिया के कुछ एम्स देख लेते हैं। भारत जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी 45% तक रिड्यूस करना चाहते हैं 2030 तक, और भारत 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल प्राप्त करना चाहते हैं 2030 तक, साथ ही नेट जीरो इकोनॉमी बनना चाहता है 2070 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रपोज किया है, जो COP हुई है हाल ही में, कि हम जो है इस UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को 2028 में, जिसे COP 33 बोलेंगे, होस्ट करना चाहते हैं। आपको बता दें भारत ने COP 8 होस्ट किया था न्यू दिल्ली में 2002 में, ठीक है। अभी याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आने वाले में पूछा जा सकता है। भारत ने COP कब होस्ट किया था? 2002 में न्यू दिल्ली में, और ये था COP 8, ठीक है, याद रखिएगा। Who among the following Indians has not been named on the 17th edition of Forbes India's Heroes of Philanthropy list? निम्नलिखित भारतीयों में से किसका नाम 17वें फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलंथ्रॉफी सूची में नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा विजय शेखर शर्मा। इसका मतलब ऊपर के जो 3 हैं इनका नाम है। देखिए नंदन नीलेकानी जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के, कुशल पाल सिंह KP सिंह ये चेयरमैन एमेरिटस हैं DLF में, और निखिल कामत जो कि को फाउंडर है जीरोधा के। तो ये तीनों ही जो 17th एडिशन है फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलंथ्रॉफी लिस्ट, इसमें अपनी जगह बना पाए हैं।
ये जो एनुअल लिस्ट है जिसमें कि 15 फिलैंथ्रोपिस्ट शामिल की गए हैं, इसमें कोई भी कॉरपोरेट फिलैंथ्रोपी नहीं है, बल्कि जो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज हैं जिनमें किसी इंडिविजुअल के मेजॉरिटी शेयर हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया है। ये एक अनरैंक्ड लिस्ट है, इसमें कोई रैंक नहीं दी गई है। एंड इट हाईलाइट्स बिजनेस लीडर्स हु आर डोनेटिंग फ्रॉम देयर फॉर्चून्स एंड गिविंग पर्सनल टाइम एंड अटेंशन टू देयर सिलेक्ट कॉजेज। तो इतना ही जानना है इस रिपोर्ट में। Which platform announced a partnership with DBS Bank India, Visa and Amazon to aid MSME growth? किस प्लेटफॉर्म ने MSME विकास में सहायता के लिए DBS बैंक इंडिया, वीज़ा और Amazon के साथ साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गोदरेज कैपिटल निर्माण। गोदरेज कैपिटल निर्माण ने DBS बैंक इंडिया, वीज़ा एंड Amazon के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है ताकि MSME ग्रोथ को जो है आगे ले जाया जा सके। This partnership will enable DBS Bank India to offer MSMEs access to the comprehensive suite of value-added services featuring a customized current account। जो वीज़ा है, ठीक है, ये प्रोवाइड कराएगा कॉम्प्रिहेंसिव पेमेंट सॉल्यूशंस MSMEs को, और Amazon जो है ये MSMEs के साथ पार्टनरशिप करेगा ताकि वे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर शोकेस कर सके। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन ITF कलबुर्गी ओपन 2023? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF कलबुर्गी ओपन 2023 जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रामकुमार रामनाथन। देखिए, इंडियन टेनिस प्लेयर रामकुमार रामनाथन, इन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कलबुर्गी ओपन 2023 में। इन्होंने डेविड पिचलर को हराया है जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, और ये फाइनल खेला गया चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम कलबुर्गी कर्नाटक में। ये इनका तीसरा टाइटल है 2023 का। इससे पहले ये ITF धारवाड़ ओपन भी जीत चुके हैं और ITF मेंस टेनिस चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, विच एजेंसी स्टेटेड? भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा किस एजेंसी ने अनुमान लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, S&P। देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और अगले 3 सालों में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। तो S&P ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक। S&P के अनुसार इंडिया 2023-24 में 6.4% से ग्रो करेगा, और ये ग्रोथ रेट जो है 6.4% ही 2024-25 में बनी रहेगी, 6.9% हो जाएगी अगले साल और 7% हो जाएगी 2026-27 में। फिलहाल इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है US, चाइना, जर्मनी एंड जापान के बाद। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में नेशनल अकाउंट्स डेटा रिलीज़ किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा, NSA द्वारा, जिसमें बताया गया कि जुलाई से सितंबर तक का जो क्वार्टर रहा है, सेकंड क्वार्टर, इसमें इंडियन इकोनॉमी 7.6% से ग्रो की है, ठीक है। और किसके बलबूते? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ की वजह से। तो ये भी रीज़न याद रखिएगा कि क्यों इतनी हुई है ग्रोथ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच इंश्योरर इंट्रोड्यूस्ड जीवन उत्सव प्लान LIC, who has become India's 84th chess grandmaster Vaisali Ramesh Babu? Which insurer introduced health supercharge plan Tata AIG? Who is the new chief secretary of Jammu and Kashmir Atal Dulu? Which Indian actress was honored with special recognition for contribution to Bharatiya Cinema Award at the 54th International Film Festival of India? माधुरी दीक्षित। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। माउंट मेरापी वोल्केनो इज इन विच कंट्री? विच एजेंसी रिलीज्ड अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2027? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज? Which scheme was launched on 24th April 2022 with an objective to conserve water for the future? As per India Aging Report 2023, India's elderly population is growing rapidly with a decadal growth rate of this %. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।